नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू द टॉक शो। आज टॉक शो में जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है इजराइल द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का जबरदस्त और अटूट समर्थन प्राप्त है, यानी कि भारत का हमें अटूट समर्थन प्राप्त है। ऐसा क्यों कहा गया था और किस विषय पर कहा गया था, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जीपीएन बिहार के संपादक श्री राहुल झा जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल का एक और एक मात्र सहयोगी सिर्फ अमेरिका ही है। हाँ। जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल दुनिया में अकेला नहीं है और उसे भारत के 140 करोड़ लोगों का जबरदस्त और अटूट समर्थन प्राप्त है। हम इस विषय पर यह जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो स्टेटमेंट है इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जीपीएन के दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुछ ये जो मुद्दा लगता है बड़ा उलझा हुआ लगता है। अब गौर कीजिए कि खामनेई के अंतिम संस्कार में एक बड़ा अजीब सा वाकया ईरान के द्वारा पेश किया गया कि अलग अलग लोग जब उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उन्होंने कुरान की अलग अलग आयतों का जिक्र किया। हर आदमी के लिए, हर देश के लिए एक स्पेशल आयत। इजराइल के लोग तो पहुंचे नहीं थे, अमेरिका के लोग थे नहीं, इस तरह से उस पक्ष के लोग तो थे नहीं। मुख्य जो वहां उपस्थित थे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल था, चाइनीज प्रतिनिधिमंडल था, तुर्की का था, पाकिस्तान का था, बहुत लोगों को उतना मुझे याद नहीं अभी। तो उसमें जब भारत का प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि देने गया तो उन्होंने कुरान के जिस सूरा और जिस आयत का प्रयोग किया, तो उसको तो खैर उस भाषा में दोहराना ठीक नहीं होगा यहाँ। मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। उन्होंने जो कहा कि उसका अर्थ यह था कि आप इस समूची लड़ाई में तटस्थ बने रहे। आपने हमसे भी संपर्क अच्छा रखा, आपने अमेरिका से भी संपर्क अच्छा रखा, आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए, आप अपनी स्थिति पर कायम रखिए। मेरे लिए यानी ईरान के लिए अल्लाह काफी है। अगर आप बहुत नेगेटिव नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट को बहुत पॉजिटिव भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आपकी जरूरत हमको नहीं है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। मतलब एक निराशाजनक भाव ईरान का उनके प्रति रहा। चाइना के प्रति उन्होंने जिस लहजे का प्रयोग किया उसमें था कि अल्लाह हमेशा नेक बंदों की मदद करता है, आप सुखी रहेंगे, चिंता न करें, अल्लाह आपके साथ है। कुछ इसी तरह के भाषा का प्रयोग उसने अन्य देशों के रूस के साथ भी किया। रूस के साथ। और तुर्की के पास जब वो फिर भाषा आई तो तुर्की को कहा गया है जिहाद के दिन, जिहाद मतलब वहां सही अर्थों में जिहाद का उपयोग हुआ था, अच्छे काम के लिए। जिहाद के दिन जो मौन रहता है उस पर भी अल्लाह की लानत होती है, वो भी अच्छे आदमी नहीं है। वो दिनकर की कविता के तरह कि जो मौन है समय लिखेगा उसका भी इतिहास, समर से नहीं पाप का भागी केवल ब्याज। ठीक इसी भाषा में उसने तुर्की को कहा। तो तुर्की तो इजराइल के पक्ष में आ नहीं सकता है। अब अमेरिकी डिप्लोमेसी कह रही है कि इतने लोगों में से जिस भाषा का उसने उपयोग किया, इतने लोगों में से निराशाजनक भाषा भारत के ही प्रति है। तो भारत के प्रति जो भाषा थी वो कभी भी पॉजिटिव बदल सकती थी और कभी भी निगेटिव। तो इजराइल ने अपने तरफ से वो कोशिश की कि मैं अगर अपना मजबूत सहयोगी भारत को बतलाता हूं तो वो जो संभावना ईरान की बचती है भारत के प्रति सकारात्मक होने की, वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगी। वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगी। और सकारात्मक होने से नुकसान क्या है इजराइल को? आप देख रहे हैं कि क्रूड का कीमत धीरे धीरे नीचे आ रहा है और निकट भविष्य में सबसे सस्ता क्रूड ईरान ही बेचेगा। इसलिए कि उसको भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, युद्ध से टूटा हुआ देश है, अत्याधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी, अत्याधिक पैसे की आवश्यकता होगी और सिवाय क्रूड ऑयल बेचने का उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो मार्केट से सबसे ज्यादा सस्ता नहीं रखेगा तो फिर
उसका पैसा पूरा होगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल ने मात्र यही एक निशाना साधा है कि ईरान और भारत के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी हो और इसका प्रभाव रूस पर भी पड़े, क्योंकि रूस भी ईरान के खेमे में माना जाता है, और दोनों तरफ से सस्ता क्रूड ऑयल का सप्लाई होना इंडिया को बंद हो, और इंडिया हमारे कैंप में हमसे ज्यादा आधारित, हम पर ज्यादा आधारित हो, अमेरिकी कैंप पर ज्यादा आधारित हो। यही एक उसकी सोच है और इसी सोच के तहत उसने ऐसा किया है। इससे आगे इसका कोई मतलब नहीं। तो क्या इस बयान का असर भारत की वैश्विक छवि, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की राजनीति पर भी पड़ेगा, और साथ ही क्या इससे पाकिस्तान और चीन को कोई स्पष्ट संदेश जाता है? इजराइल की जो भू राजनीतिक स्थिति है उससे आप पाकिस्तान को संदेश दे सकते हैं, आप चीन को क्या संदेश दे पाएंगे? आप वैसा क्या कर देंगे इंडिया के लिए जिसके मुकाबले, जो चाइना के मुकाबले इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए? टेक्नोलॉजी तो आज भी इजराइल से बहुत आता है भारत में। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन चाइना के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी मायने नहीं रखती है इंडिया के। दो विशाल जनसंख्या वाले देश जब आमने सामने खड़े हों तो टेक्नोलॉजी मायने नहीं रखती है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत कुछ होता तो स्पष्ट विजय अमेरिका की ईरान में हो गई होती। 1 और 1000 का अंतर था टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच। अंतिम बात संख्या बल काउंट करती है, जो आप दे नहीं पाएंगे, ना इजराइल दे पाएगा ना अमेरिका दे पाएगा। आप वहां देखते हैं कि वहां लाठियों से लड़ाई की नौबत आती है चाइना के बॉर्डर पर। बिल्कुल, हम लोग गोली नहीं चलाने की संधि में बंधे हुए हैं। वहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मायने नहीं रखता। दूसरा, इतनी गुलफित है भारत और चीन की सीमाएं कि वहां अगला कदम आप देख रहे हैं हिमालयन रेंज में, और उससे आगे का 1 मीटर का स्टेप आप नहीं देख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हिमालय के इकोसिस्टम को बर्बाद करने का दोनों जहमत नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि चीन की भी जलवायु हिमालय पर निर्भर करती है और इंडिया की भी जलवायु हिमालय पर निर्भर करती है। थोड़े बहुत बम्बार्डिंग ईरान ने यहाँ के जलवायु को, इस बार यहाँ के मानसून को कैसे प्रभावित कर दिया। अच्छा, लाख अल नीनो कह के आप उसको ढक लीजिए, लेकिन वो उस बार का इफेक्ट है। इसलिए कोई टेक्नोलॉजिकल वार चाइना और भारत के मध्य होने जाने वाला नहीं है। वो जब भी होगा तो मसल्स पावर का वार होगा, और जिस टेक्नोलॉजी का वार होगा, साइबर टेक्नोलॉजी का अत्याधिक उपयोग होगा दोनों की लड़ाई में, उसमें चाइना भी मीलों आगे है इजराइल से और भारत भी मीलों आगे है इजराइल से। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उस टेक्नोलॉजी में आप कोई हेल्प मेरी कर नहीं पाएंगे। मसल्स पावर की लड़ाई में भारत और चाइना के बाद ही कोई तीसरा विश्व में होगा, वहां आप कोई हेल्प कर नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को आप संदेश दे सकते हैं कि मैं उसके साथ खड़ा हूं, थोड़ा बहुत जो असर पड़ जाए। चाइना पर आपके इस स्टेटमेंट का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और भारत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल से दिखने वाली बहुत ज्यादा नजदीकी, कहीं अगर रसा ने इसको नोटिस किया तो आज भी आप अपने रक्षा उद्योग में, उधर तो 70% की थी, इधर शायद घट के 65 या 63% हुई। आपकी आधारिता रसा पर है, आपको नुकसान रसा से हो सकता है, चाइना को थ्रेट भले हो या नहीं। दूसरा, आपकी जो आंतरिक स्थिति है, आप इंडोनेशिया के बाद दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री, आप अपना सबसे ज्यादा क्रूड ऊर्जा के लिए आपके जो सबसे ज्यादा आधारिता है वो मुस्लिम डोमिनेंसी वाले इलाकों पर है। हालांकि एक बात पक्ष में गई है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है कि 2 खेमों में बटा हुआ है, लेकिन वहां का हुक्मरान बटे हुए हैं 2 खेमों, पब्लिक नहीं बटी हुई 2 खेमों। तो वहां आपको इस स्टेटमेंट का नुकसान हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका ईरान युद्ध के समय में जो भारत का विपक्ष, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर जो उंगली उठाती थी कि आप खुलकर ईरान के पक्ष में क्यों नहीं है, ये कई स्टेटमेंट आया था विपक्ष के द्वारा। तो अभी का जो समय था, जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी खामेनेई जी की, इसमें जो ईरान ने भारत को इनवाइट किया, तो आपको नहीं लगता कि जितना हवा बनाया था विपक्ष ने कि ईरान भारत के खिलाफ होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो वो ध्वस्त हो गया विपक्ष का, क्योंकि उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था आने के लिए। ईरान युद्ध में ईरान का पक्ष खुल के लेना इंडिया के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं था। ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आई। ये तो विपक्ष या कोई अगर कहता है इस तरह की बात कि हम खुल के ईरान के पक्ष में चले जाएं, कहीं सारे विपक्ष बोलते थे, कहीं से कोई मायने नहीं रख सकता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ईरान युद्ध में आप प्रभावी भूमिका निभा नहीं सकते हैं। आप कौन सी भूमिका निभाएंगे? वो अपनी फौजें उतार देंगे। जिस अमेरिका के पक्ष में
खुल के अपनी फौजें जर्मनी ने नहीं उतारी, नाटो के किसी सदस्य देशों ने नहीं उतारा, तुर्की बगल में था वो नाटो का सदस्य था उसने नहीं उतारा, तो उस युद्ध में फिर हमको क्यों कूद जाना चाहिए था? हम न 3 में थे उस युद्ध में, ना 13 में थे। बाकी बात बच गई ईरान से संबंध। तो भारतीय लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और फॉरेन पॉलिसीज दिल से नहीं दिमाग से डिसाइड किया जाता है। ईरान बहुत कुछ के लिए भारत पर आधारित है। खाद्यान्न जो है भारत से सस्ता ईरान को कोई देगा नहीं, और क्रूड ईरान से ज्यादा सस्ता इंडिया को कोई देगा नहीं। इसलिए एक मिनिमम लेवल पर जो बैलेंस है वो हमेशा भारत और ईरान के बीच में बना रहेगा। इसके लिए और ईरान भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि भारत मेरे पक्ष में आके क्या बना सकता है, अमेरिका का क्या बिगड़ सकता है, और कम से कम अगर भारत उस युद्ध में सीधे तौर पर नहीं किसी के फेवर में गया, तो आज वो स्थिति में तो है कि जब एक लंबे समय में फिर डील की बात होगी तो दोनों पक्ष से बात करने वाले लोग, इंडिया के तरह लोग, एक जिम्मेवार लोग मिल जाएंगे। आज भी है, पाकिस्तान के तरह लोग हैं, तुर्की के तरह लोग हैं, लेकिन वो कब क्या करेंगे, उनकी क्या डिप्लोमेसी होगी, तो बहुत ज्यादा स्टेबल डिप्लोमेसी इन लोगों की फॉरेन पॉलिसी में मानी नहीं जाती है। तो इंडिया के जगह के तरह का एक स्टेबल पार्टनर ईरान के पास है जो फर्दर के डील्स में उसको मदद कर सकता है। अभी आपने कहा कि भारत के लोग दिल से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से राहुल जी के कहने का मतलब ये था कि विपक्ष ने जो वो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने दिमाग से काम नहीं लिया, क्योंकि और एक बात है कि राजनीति दिल से नहीं चलती, दिमाग से राजनीति चलती है। और ऐसी स्थिति में जब दो देश लड़ाई कर रहा हो और भारत की शुरू से पॉलिसी हो कि हम किसी भी पक्ष में नहीं रहेंगे, हम तटस्थ पॉलिसी अपनाए हुए हैं शुरू से, तो उस समय ये कहना कि भारत को खुलकर ईरान के पक्ष में आना चाहिए, ये कहना गलत था। राजनीतिक तौर पर भारत के नियम कानून या भारत का जो फैसला शुरुआती दौर से चला आ रहा है उसके विरुद्ध था। आपको क्या लगता है कि अभी के समय में जो इजराइल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत के 140 करोड़ जनता हमारे पक्ष में है, हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, और कई जगह मैंने न्यूज में यह भी पढ़ा कि वहां की जनता यानी भारत की जनता फेसबुक पर भी इजराइल को सपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें अंत में एक बात जोड़ दूं जो कि जोड़ना बहुत जरूरी है। जरूर। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की जनता से, अपने देश के प्रबुद्ध नागरिकों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि विदेश नीति के मामले में सोशल मीडिया बेवजह टिप्पणियां न करे जाए, और बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है, उसे आप सरकार के जिम्मे छोड़ दें। अगर आपको लगे कि वो गलत है तो फिर सरकार बदलने का आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जब बहुत कुछ आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वैश्विक परिदृश्य में ये बात जाती है तो आपके अंतर्विरोध जग जाहिर होते हैं। इसलिए मैं हर पक्षों से, चाहे वो सरकार के विरोधी पक्ष हो, सरकार के समर्थक पक्ष हो, आप कम से कम विदेश नीति को बख्श दें। आपको लिखने के लिए ढेर सारी बातें हैं यहाँ, बिल्कुल, आपकी बेरोजगारी है, आपकी शिक्षा है, आपका स्वास्थ्य है, आपका रोड है, आपका एयरपोर्ट है, बहुत सारे मुद्दे आप लिखते रहिए। विदेश नीति पर लिखने से बचिए। जब आप अत्याधिक एक्सपर्ट हो ब्रह्मचेलानी के तरह इस विषय पर, तो ही अपनी टिप्पणी करें, अन्यथा विदेश नीति पर लिखने से बचें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।